हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की एक पोम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। इसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। वॉल्ट विटमैन बच्चों एक अमेरिकन पोइट हैं, अमेरिकन राइटर हैं। उन्होंने द वॉइस ऑफ द रेन ये पोएम लिखी है। बच्चों, इस पोएम को समझने से पहले हम इसके नेम यानी चैप्टर के या पोम के नेम को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, राइटर कह रहा है वॉइस ऑफ द रेन। तो वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस क्या है? एक लिविंग थिंग की क्वालिटी है, और रेन जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग की क्वालिटी है। तो राइटर ने यहाँ पर इन दो चीज़ों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर जहाँ हम नॉन लिविंग थिंग को किसी लिविंग थिंग की क्वालिटी दे देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर राइटर के द्वारा पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। ठीक, और पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग जो है एक लिविंग की थिंग की तरह अपने आप को शो करती है। तो अब यहाँ पर वॉइस निकालने का काम तो ह्यूमन बीइंग का होता है, और ह्यूमन बीइंग लिविंग थिंग है, लेकिन रेन नॉन लिविंग थिंग होते हुए भी वॉइस निकाल रही है। दैट मीन्स उसको पर्सोनिफाई किया गया है, यानी उसको ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है। अब देखो, हम लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ते हैं और पैराग्राफ वाइज को समझते हैं। एंड हु art you, said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated। यहाँ पर कवि कह रहे हैं who are you, वो रेन से पूछ रहे हैं तुम कौन हो। देखो बच्चों, यहाँ पर जो आर वर्ड लिखा हुआ है ना, आर्ट, इसको कैसे शो किया गया है? आर्ट, ये एक आर्काइक वर्ड है। आर्काइक वर्ड मीन्स ओल्ड इंग्लिश का वर्ड, जिसको हम पहले यूज़ करते थे। ये आर को शो कर रहा है, ARE, जो आर हम लिखते हैं इसको शो कर रहा है। तो ये एक आर्काइक वर्ड है जो अब कम यूज़ में आता है। तो हु आर यू यानी तुम कौन हो। सेड आई, मैंने पूछा, कह रहे राइटर, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यानी धीरे धीरे सॉफ्ट वे में गिरती हुई बारिश की बौछार, यानी शावर हम कहते हैं बारिश की बौछार को, उससे मैंने पूछा। विच स्ट्रेंज टेल, अब मुझे कहने में बड़ा अजीब लग रहा है, कह रहे हैं राइटर, स्ट्रेंज टू टेल यानी कहने में बहुत अजीब महसूस हो रहा है। गेव मी एन आंसर, वो मुझे आंसर दे रही है। गेव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड, और वो आंसर जो है यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है, यानी यहाँ पर बताया गया है। अब वो क्या आंसर देती है इसको हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, पोएम आंसर दे रही है, यानी रेन आंसर दे रही है। पोएम में आंसर है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। अब देखो, यहाँ पर रेन को पोएम कह दिया, वो भी अर्थ की पोएम। यहाँ पर क्या कर दिया? मेटाफर का यूज कर दिया। फिगर ऑफ स्पीच बच्चों किसी भी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब भी हम पोइट्री को पढ़ते हैं उसका पूरा मज़ा लेने के लिए हमें फिगर ऑफ स्पीच को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं, पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। जबकि पृथ्वी न तो कविता लिख सकती है और न ही पोएम हो सकती है उसकी, तो लेकिन राइटर तो लिख सकता है। तो ये राइटर जो है उस पोएम को, रेन को पोएम बनाकर अर्थ की कह दे रहे हैं। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन जैसे पहले शो किया था वैसे ही मेटाफर का यूज़ किया गया है। मेटाफर होता है रूपक अलंकार, दूसरा रूप दे देना। ठीक है, सो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, ऐसा रेन की आवाज़ कह रही है। रेन की आवाज़ क्या आंसर दे रही है? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। यहाँ पर पोएम को अर्थ की कविता कहकर मेटाफर का यूज किया गया है, यानी रूपक अलंकार का यूज किया गया है। इटर्नल आई राइज इनपाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, इटर्नल आई राइज, इटर्नल का मतलब होता है हमेशा, शाश्वत, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, हमेशा चलता रहता है, उसको हम कहते हैं इटर्नल। आई राइज यानी मैं बढ़ती रहती हूँ। राइज मीन्स बढ़ना, ऊपर की तरफ जाती रहती है। अब देखो, अब बारिश जो है इवेपोरेट होती है पहले, है ना। इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, इम्पाल्पेबल होता है बच्चों जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, इम्पाल्पेबल। आउट ऑफ द लैंड, इस पृथ्वी से यानी इस लैंड से। एंड द बॉटमलेस सी, और बॉटमलेस का मतलब जिसका तल ही नहीं है, अंतलेस, अंत, सतह ही नहीं है, बॉटम ही नहीं है, ऐसे समुद्र से। अब देखो, मैं इसको आपको एक फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश ये देखो बच्चों, यहाँ पर वाटर साइकिल दिखाया गया है। इस वाटर साइकिल में जो रेन है वो पहले इवेपोरेट होती है, यानी उसका वाष्पीकरण होता है। वो लैंड से भी जाती है और यहाँ से समुद्र से भी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो राइटर कह रहे हैं कि इम्पाल्पेबल फॉर्म में, यानी जिसको टच नहीं किया जा सकता, ऐसे फॉर्म में वो हमेशा कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जाती रहती है, और फिर वो बादलों का रूप ले लेती है, और बादलों से
दोबारा से पृथ्वी पर बारिश बन के बरस जाती है। तो ये उनका जो फॉर्म है ये कंटिन्यूस चलता रहता है। तो ये वाटर साइकिल वो यहाँ पर बताना चाह रही हैं कि किस तरीके से वो वाटर जो है इवेपोरेट होता है। देखो बच्चों, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इटरनल यानी हमेशा शाश्वत रूप से, आई राइज इम्पाल्पेबल आउट, इम्पाल्पेबल मीन्स जिसको टच नहीं किया जा सकता, आउट ऑफ द लैंड, लैंड से भी जाती है, एंड द बॉटमलेस सी, जिसका बॉटम नहीं है, ऐसे सी से भी वो इवेपोरेट होती रहती है। अपवर्ड टू हेवन, हेवन की तरफ जाती है, स्वर्ग की तरफ जाती रहती है। वेंस वेगली अनफॉर्म्ड, फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड यर द शेम, जहाँ वो वेगली, वेगली का मतलब होता है बच्चों अस्पष्ट, अनक्लियर, वेगली मीन्स अस्पष्ट, तो अस्पष्ट फॉर्म बनाती है। फॉर्म जैसे बादल आपने देखे होंगे, उसका कोई फॉर्म नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पर उनको वेगली अनफॉर्म्ड कहते हैं। अस्पष्ट उनका आकार है, उनमें बदलती रहती है, ऑल टुगेदर चेंज्ड बदलती रहती है, एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी वो सेम रहती है। येट द सेम का मतलब, लेकिन उसका जो मेन इसेंस है यानी जो उसका वाटर है वो एज ए रेन वो ऐसी ही रहती है, यानी वाटर उसमें हमेशा रहता है। यहाँ पर कवि ये बताना चाह रहा है, आई डिसेंडेड टू लेव, डिसेंडेड मीन्स डिसेंड नीचे की तरफ आना। अब देखो बादल बन गई, अब नीचे की तरफ आ रही हैं, बरस रही हैं। आई डिसेंडेड, डिसेंडेड मीन्स नीचे की तरफ आना। लेव मीन्स होता है बच्चों वॉश करना, साफ करना। तो जब मैं नीचे की तरफ आती हूँ, वॉश कर देती हूँ ड्रॉट, जहाँ सूखा पड़ा हुआ होता है उन जगहों को भी। एटोमीज, एटम्स होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटे कण, तो उनको भी वॉश कर देती हूँ, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में धूल के रूप में आए रहते हैं। डस्ट लेयर, जितनी भी डस्ट की लेयर्स जो हमारे एनवायरनमेंट में पड़ी रहती हैं, हमारी ग्लोब में, पूरे ग्लोब, पूरे अर्थ में, मैं उसको साफ कर देती हूँ, ऐसा रेन कह रही है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली, और इसके अलावा जो सीड्स, जो बीज जो हैं अर्थ के अंदर रहते हैं, लेटेंट यानी पड़े रहते हैं, छुपे रहते हैं, अनबॉर्न तब तक अनबॉर्न रहते हैं, तब तक वो एक प्लांट के रूप में पैदा नहीं हो पाते, जब तक कि मैं उनके पास नहीं पहुंच पाती। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड ओनली, जो सीड ही रह जाते हैं जब तक कि मैं उनको जाके पानी नहीं दे देती। तो यहाँ पर ये चीज़ें रेन अपने बारे में। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, ragged or unragged, duly with love return। यहाँ पर देखो पोएम में बताया गया है एंड फॉर एवर, और हमेशा, बाय डे एंड नाइट, दिन में भी और रात में भी मेरा काम हमेशा कंटिन्यू रहता है, इवेपोरेशन होता रहता है। फॉर एवर मीन्स हमेशा। आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपनी ही ओरिजिन को, अपनी ही उत्पत्ति को दोबारा से लाइफ देती रहती हूँ। जैसे बादल का फॉर्म लगातार इवेपोरेशन के थ्रू बनता रहता है और वाटर जो साइकिल है वो चलता रहता है, यहाँ पर ये बताना चाह रही हैं। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई, और इसी तरीके से मैं प्योरिटी यानी एनवायरनमेंट को प्योर करते रहती हूँ और ब्यूटीफाई करते रहती हूँ, यानी नेचर को नया बर्थ देते, नए प्लांट्स, नए फ्लावर, इस तरीके से उसको ब्यूटीफाई भी करती रहती हूँ। ये मेरा जो काम है मैं इसको कंटिन्यूसली करती रहती हूँ। फॉर सॉन्ग, अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये पैराग्राफ जो आपका ब्रैकेट के अंदर बंद किया गया है राइटर के द्वारा, इसमें राइटर अब इस रेन को अपनी पोएम से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो पोएम है मेरी लिखी द्वारा वो रेन की जैसी है, ठीक रेन की तरह है। अब कैसे है? फॉर सॉन्ग, जो सॉन्ग है, जो मेरे गाने हैं, जो मेरे पोएम्स हैं, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जिस तरीके से एक रेन जो है अपने बर्थ प्लेस से आती है, उसी तरीके से मैं भी, यानी मेरी पोएम भी अपने बर्थ प्लेस, उसका बर्थ प्लेस कहाँ है? पोएट का हार्ट, पोएट के हार्ट से एक पोएम निकलती है, एक सॉन्ग निकलता है, तो वहाँ से वो निकलता रहता है। जिस तरीके से आसमान से बादल बरसते रहते हैं और नीचे इवेपोरेशन ऊपर की तरफ होता रहता है, तो इसी तरीके से पोएट के हार्ट से भी लगातार उसके जो बर्थ प्लेस कह रहा है, यानी सॉन्ग के बर्थ प्लेस से लगातार गाने निकलते रहते हैं। आफ्टर फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट किसका होता है? सुनने वालों का, यानी उनको संतुष्ट करते हुए, फुलफिल करते हुए। वंडरिंग, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सभी के पास पहुंचता रहता है। जैसे सॉन्ग अगर एक पर्सन ने सुना, दूसरे ने सुना, तो इस तरीके से वो लोगों को सेटिस्फाई करते हुए इधर उधर भटकता रहता है, यानी घूमता रहता है। रैग्ड और अनरैग्ड, ड्यूली विथ लव रिटर्न, यहाँ पर राइटर बता रहे हैं
चाहे आप उनके गानों पर ध्यान दो चाहे ना दो, रैग्ड और अनरैग्ड विथ लव रिटर्न। लेकिन वो जो हैं जिस तरीके से लव रिटर्न होता रहता है, वो अपना काम कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। जिस तरीके से पृथ्वी पर बरसने वाली बारिश कभी ये नहीं देखती कि वो जिन लोगों पर पड़ रही है उनको मेरी ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूअस जो है बरसती रहती है और सबको अपना पानी देती रहती है, चाहे लोग उसको पसंद करें चाहे न करें। क्योंकि पानी कभी किसी को चाहिए होता है बारिश का, किसी को नहीं चाहिए होता है, अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है। बट रेन का काम है बरसना, वो बरसती रहती है। उसका काम है प्यूरिफाई करना, ब्यूटीफाई करना, वो करती रहती है विदाउट एनी रिवॉर्ड, यानी उसको किसी रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर राइटर भी ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जो कविता लिखता हूँ, मैं जो सॉन्ग लिखता हूँ, चाहे उसको प्रेज़ किया जाए या ना किया जाए, रैग्ड और अनरैग्ड, चाहे उसको अटेंशन दी जाए या ना दी जाए, विथ लव रिटर्न, लेकिन मैं वो प्यार जो है उनको देता रहता हूँ। मुझे किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं है इसके बदले, लेकिन मुझे क्या चाहिए, उन लोगों का जो प्यार है, बस इतना से ही मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ। यानी जैसे अर्थ को देने वाली रेन जो दी जाती है, जो रेन जो है वो क्या करती है, न्यू बर्थ दे देती है, नए नए प्लांट्स को बर्थ दे देती है, तो वो बर्थ देना ही उसके लिए एक रिवॉर्ड के समान है। तो उसी तरीके से पोएट के लिए उसके गानों को पसंद किया जाना, जब उसको पसंद किया जाता है, एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ वो जाता रहता है, तो वही लव उसके लिए इनफ है, उसको किसी रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर राइटर हमको समझाना चाह रहे हैं। और बहुत अच्छी पोएम है, बहुत सिंपल वे में राइटर ने इसको समझाया है। फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। फर्स्ट लाइन में जैसे आपको बताया मैंने, मेटाफर का यूज़ किया गया है। पोएम की नेम में ही पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को समझते हुए ये पोएम यहाँ पर फिनिश होती है। और इसी तरीके से आप सुनते रहें और आगे भी इस तरीके से मैं अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय टिल नाउ।